आवाज आ रही है ना? तो हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने हिस्टोलॉजी देखी थी ओविडक्ट की। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कलेक्टिवली हम लोग द वल्वा बोलते हैं, जिसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे मॉन्स वेनरिस प्यूबिस, तो जैसे है ना, नाभि या अम्बिलिकस जहां पे होती है ना, अम्बिलिकस से नीचे जहां पे हम बेल्ट का बक्कल बांधते हैं, यहाँ पे दोनों हिप बोन्स आपस में आके जुड़ती हैं। और प्यूबिस से प्यूबिस के जॉइंट को क्या बोलते हैं हम? प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे स्किन के ऊपर जो फैट की कवरिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, ये थोड़ा उभरा हुआ होता है। इसको हम मॉन्स वेनरिस या मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। और इस यहीं से प्यूबिक हेयर्स की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। और यहां से नीचे चलने पे दो हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स जो हैं स्किन के, वो एक्सटर्नल ओपनिंग को क्लोज किए हुए होते हैं। इनको बोलते हैं लेबिया मेजोरास। सपोज रेफरेंस के लिए ये एनल ओपनिंग है, तो लेबिया मेजोरास जो है वो, लेबिया मतलब होता है लिप्स, तो वर्टिकल लिप्स, जैसे हॉरिजॉन्टल लिप्स होते हैं ऐसे वर्टिकल लिप्स। तो लेबिया मेजोरा फीमेल जेनाइटल ओपनिंग को क्लोज किए हुए होते हैं, और इनके ऊपर हेयर्स और सिबेशियस ग्लैंड्स वगैरह पाए जाते हैं। अगर दोनों तरफ के लेबिया मेजोरास को सेपरेट किया जाए, लेबिया मेजोरास जो है स्क्रोटल सैक के होमोलोगस है। होमोलोगस मतलब वो ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन जो है वो कॉमन है। तो अगर ये उभरा हुआ हिस्सा, इसको हम मॉन्स प्यूबिस कह सकते हैं। यहाँ से हेयर्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट थोड़ा ज्यादा है। तो लेबिया मेजोरास ने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्लोज किया हुआ है, और लेबिया मेजोरास को सेपरेट करने पर जो एक और पेयर ऑफ लिप्स अंदर हमें वर्टिकल मिलता है वो कहलाता है लेबिया माइनोरा। तो लेबिया मेजोरास आर एक्चुअली होमोलोगस विद द स्क्रोटल सैक। होमोलोगस ऑर्गन्स याद रखने हैं आपको इसमें, और इन पर हेयर और सिबेशियस ग्लैंड्स दोनों पाए जाते हैं। इनके अंदर जो दूसरा पेयर ऑफ वर्टिकल लिप्स है उनको हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। उनके ऊपर हेयर्स नहीं होते और ना ही स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सिर्फ सिबेशियस ग्लैंड्स ही पाए जाते हैं। ये वर्टिकल पेयर ऑफ लिप्स कहलाता है लेबिया माइनोरा। और जो लेबिया माइनोरा है ये नीचे की तरफ आपस में कन्वर्ज होकर जहां पर जुड़ते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं फॉर्चिट। और ऊपर जहां ये आपस में जुड़कर एक कवर सा बना रहे हैं, इस कवर से एरिया को कहा जाता है प्रीप्यूस। और इसके नीचे एक छोटी सी इरेक्टाइल बॉडी होती है जिसे कहते हैं क्लाइटोरिस। जो क्लाइटोरिस है वो मेल के पेनिस के एनालॉगस है, होमोलॉगस है सॉरी। क्लाइटोरिस इज आल्सो हैविंग लॉट ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स एंड इज सेंसिटिव टू टच। और इसके अंदर भी छोटे छोटे कॉर्पस कैवर्नोजम, जैसे हमने बताया था ना, उस तरह के छोटे छोटे साइनसेस होते हैं जिसमें ब्लड फिल हो सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, एंड जस्ट लाइक इरेक्शन ऑफ पेनिस की तरह। एंड इट इज वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज कवर्ड बाय labia sorry fold of labia minora which are known as the prepuce. क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे फीमेल यूरेथ्रल ओपनिंग होती है यूरिन के लिए, और इसके नीचे फीमेल जेनाइटल ओपनिंग है।
तो ये जो दो लेबिया माइनोरा आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में जो ये खाली जगह है, इसे कहते हैं वेजाइनल वेस्टिब्यूल। और इसमें क्योंकि यूरेथ्रल ओपनिंग भी खुलती है और वेजाइनल ओपनिंग भी खुलती है, इसलिए इसको यूरोजेनाइटल साइनस भी कहा जाता है। इसी वेजाइनल वेस्टिब्यूल में दो जोड़ी वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम बार्थोलिन ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो मेल के केस में काउपर या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स के होमोलोगस होते हैं। तो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, 2 पेयर होते हैं, ये अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करते हैं जो इस एरिया को ल्यूब्रिकेट करता है। सो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम वल्वा बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन होमोलोगस ऑर्गन्स पे आते हैं कि मेल और फीमेल में कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो होमोलोगस हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। तो पेनिस के होमोलोगस फीमेल में क्या है? क्लाइटोरिस। और जो ग्लांस पेनिस होता है उसके होमोलोगस क्लाइटोरिस की जो टिप होती है वो होती है। इसी तरह से सेमाइनल वेसाइकल याद है आपको मेल में, इसके होमोलोगस फीमेल में क्या है बताइए? यूट्रस। याद आया? इसी तरह से लेबिया मेजोरा, सॉरी स्क्रोटल सैक के होमोलोगस फीमेल में क्या है? लेबिया मेजोरा। और काउपर ग्लैंड जो होते हैं मेल में, जिनको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, फीमेल काउपर कहा जाता है किनको? वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को या बार्थोलिन ग्लैंड्स को। तो ये हो गए यहां पर होमोलोगस जेनिटेलिया, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और उसमें जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कंप्लीट कर लिए हैं फीमेल के। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन जो कि ब्रेस्ट है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरफ बढ़ते हैं। ये ब्रेस्ट वाला हिस्सा छोटा सा है, वो पहले खत्म कर लेते हैं, चलो ना। तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन एक बचा है ब्रेस्ट, या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, वो देख लेते हैं। हो गया? ब्रेस्ट जो वर्ड है वो देखो, मेमोरी ग्लैंड अलग चीज होती है, ब्रेस्ट अलग चीज है। मेमोरी ग्लैंड तो सभी मैमल्स में होते हैं, लेकिन ब्रेस्ट जो वर्ड है वो प्राइमेट्स, मंकी फैमिली यानी बंदर परिवार में ही पाया जाएगा, मंकीज में, एप्स में और ह्यूमंस में। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट देख रहे हैं। मेमोरी ग्लैंड्स, हम सब यूथीरिया है, चाहे गाय बैल गधा घोड़ा कुत्ता कोई भी हो। तो यूथीरियंस के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो सिर्फ मेल में एक्टिव होते हैं, फीमेल में एक्टिव नहीं होते। ये कुछ जनरल, सॉरी उल्टा बोल है ना, फीमेल में एक्टिव होते हैं और मेल में एक्टिव नहीं होते। हाँ, अरे भावनाओं समझो, है ना। तो अब यहाँ पे, जबकि प्रोटोथीरिया जो थे ना, प्रोटोथीरिया मतलब जो फर्स्ट मैमल्स आए थे, उनके अंदर क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों में ये एक्टिव होते हैं। तो मेटाथीरिया और यूथीरिया में सिर्फ फीमेल में एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हटाते हो गए। तो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में अगर बात करें तो यूथीरिया है हम लोग और ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कंपाउंड टिब्यूलो एल्वियोलर होते हैं। ये क्या होता है ये मैं अभी समझाऊंगा आपको।
और दूसरी बात, ब्रेस्ट इज अ टर्म ओनली यूज्ड इन प्राइमेट्स, और ये मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। एनिमल टिश्यू में बताया था मैंने, ये जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बाद में बताएंगे कि एक टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स का एक टाइप होता है एपोक्राइन। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा पसीना है, एक तरह से स्किन से सिक्रीट हो रहा है। और ऑब्वियसली सभी क्यूटेनियस ग्लैंड्स की तरह मेमोरी ग्लैंड भी ओरिजिन में कैसे होंगे बताओ? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होंगे। तो ये तो बात हुई मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। और जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, इट टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यू सेक्स हार्मोन्स, इसलिए इसको एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर भी कहा जाता है। तो 4 हार्मोन्स का रोल हम लिखेंगे ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में और फर्दर उसके आगे काम करने में। चलो, तो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ये बातें तो अभी मैं आऊंगा वापस इस पेज पे। आपके एनसीईआरटी में भी एक ब्रेस्ट का ना स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो यहाँ पे रिब्स होती हैं, रिब्स के ऊपर यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल्स हैं, जिनका काम होता है पेक्टोरल गर्डल से जुड़ी होती है मसल्स। और ऐसे ना ये अपना एरिया जो है ना, ये ऐसे चेस्ट को 56 इंच का सीना ऐसे, तो ये पेक्टोरल गर्डल, कंधे अगर चौड़े होंगे तो ये एरिया एकदम एक्सपेंड होगा। तो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल्स कई काम करती हैं, एक्सपेंशन ऑफ ये शोल्डर्स के अलावा ऐसे पुश करने में भी आगे मदद करती हैं। ऐसे जो हम है ना, इसमें ट्राइसेप्स काम आ रही है, पीछे एक्सटेंशन है, पर आगे चेस्ट वाले एरिया में जो एक्सरसाइज के लिए मसल्स है। तो एक मसल है, ये सब एमबीबीएस में पढ़ोगे आप, लेकिन शायद एनसीईआरटी में पेक्टोरलिस मसल का जिक्र किया हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया वो मसल क्या करती है। तो उस मसल के ऊपर जो मस्कुलर लेयर के ऊपर कौन सा लेयर होता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है ना। तो वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का लेयर जो है ना, वो मेल के कंपैरिजन में फीमेल में ज्यादा डेवलप होता है, जबकि पेक्टोरलिस मसल किस में ज्यादा डेवलप्ड होती है? वो मेल में ज्यादा डेवलप होती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मसल है, स्केलेटल मसल है। तो उससे आप इस एरिया में, और तुमने देखा हो शायद अजय देवगन ऐसे करके वो कभी कभी अपनी पेक्टोरलिस मसल को ऐसे हिलाता है ना, तो कई बॉडी बिल्डर भी करते हैं ऐसे। तो वो पेक्टोरलिस मसल है। अभी क्या है इसमें कि ब्रेस्ट का जो डिपोजिशन, ब्रेस्ट मतलब ये पेक्टोरलिस मसल के ऊपर जो सबक्यूटेनियस फैट वाला एरिया है, वहां पे एक्सेस में एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट होना किसका फीचर है? फीमेल का, ड्यू टू सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन, जो कि मेल में नेग्लिजिबल है या नहीं है, यही मान लो। अब है थोड़ा सा, पर वो एड्रिनल वाला है, याद आया नहीं आया? तो नेग्लिजिबल मानते हैं हम तो, इसलिए। लेकिन कभी कभी वो गड़बड़ हो जाए तो मेल में भी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा डिपॉजिट हो जाए अगर सबक्यूटेनियस एरिया में, तो इसको क्या बोलेंगे? गायनेकोमास्टिया। फीमेल की तरह ब्रेस्ट, इन द केस ऑफ अ मास्ट मींस ब्रेस्ट, है ना। तो इसको हम बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। तो गायनेकोमास्टिया में कभी भी कोई मेमोरी ग्लैंड नहीं डेवलप होते हैं, सिर्फ फैट का डिपोजिशन है, तो वो फेक ब्रेस्ट की तरह अपीयर हो सकता है इन द केस ऑफ अ मेल। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट को अगर देखेंगे तो जो ब्रेस्ट वर्ड मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ किसमें है? प्राइमेट्स में। बाकी मेमोरी ग्लैंड सब में है। तो ये सबक्यूटेनियस फैट का डिपोजिशन प्राइमेट्स में ज्यादा रहता है। और यहाँ पर जो निपल वाला एरिया है, उसके आसपास के ब्लैक एरिया को हम एरियोला मेमेई कहते हैं। यहाँ पे डिपोजिशन थोड़ा सा मेलानिन का ज्यादा होना भी एक्चुअली इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स, क्योंकि जो जेनाइटल एरिया होता है वहां पे बॉडी के कंपैरिजन में पिगमेंटेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, एंड दिस इज ड्यू टू सेक्स हार्मोन्स। एक बार फिर बना देते हैं। तो
सपोज ये आउटर बाउंड्री हो गई, तो areola mammae is the area around the nipple. Now the structural and functional unit of breast are the alveoli. ये alveoli वर्ड हमने दांत में भी सुना था और हमने लंग्स में भी सुना था। तो ये alveoli जो होते हैं ना, इनके अंदर जो एपिथेलियम है वो सिक्रीटरी है। जनरली क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है सिक्रीटरी। तो ये बहुत सारे लाखों करोड़ों alveoli यहाँ ब्रेस्ट के अंदर हैं और इनके अंदर की एपिथेलियम सिक्रीटरी है और वही एपिथेलियम मिल्क को सिंथेसाइज करेगी। तो ये बहुत सारे एल्वेलाई मैंने 5-6 बनाए, हजारों लाखों हैं। ये सब एल्वेलाई एक सेंट्रल एरिया में इनके डक्ट्स आके खुलते हैं। अब ये वो सेंट्रल एरिया है, सपोज इस सेंट्रल एरिया को हम कहते हैं सिस्टर्न। तो बहुत सारे हजारों लाखों एल्वेलाई हैं जो सैकड़ों सिस्टर्न्स में खुलते हैं। मैं समझाने के लिए एक बना रहा हूँ। तो ये जो सिस्टर्न है, अब यहाँ पे सिस्टर्न्स, इनके नीचे से फिर सेकेंडरी डक्ट्स निकलते हैं। ये मिल्क के डक्ट्स हैं सारे, तो इनको क्या कहा जाता है? लैक्टिफेरस डक्ट्स। तो ये तो एल्वेलाई हो गए। ये यहाँ पर ये जो तुम्हें डक्ट्स दिख रहे हैं ये कहलाते हैं प्राइमरी लैक्टिफेरस डक्ट्स। ये सारी बातें एनसीईआरटी में नहीं है, काफी सारी हैं, कुछ नहीं है, पर हम पूरा एक बार में देख लेते हैं। और ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है? ये है सिस्टर्न। और सिस्टर्न के नीचे फिर होते हैं सेकेंडरी लैक्टिफेरस डक्ट्स। तो दो तरह के डक्ट्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये फिर इस निपल वाले एरिया में खुल रहे हैं। तो ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर। इसको कंपाउंड टिब्यूलो एल्वियोलर क्यों कहा? मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा था, कंपाउंड टिब्यूलो एल्वियोलर, क्योंकि डबल टिब्यूल है। देखो, प्राइमरी टिब्यूल्स और सेकेंडरी टिब्यूल, तो कंपाउंड टिब्यूलो एल्वियोलर। ठीक है, अब ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जब वो लड़की के मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। और ये होता है अराउंड 12 से 14 ईयर्स के बीच में, मीनार्की जब आती है। तो मीनार्की आने को बोलते हैं, देखो प्यूबर्टी के दो चीजें होती है प्यूबर्टी के अंदर। जैसे मेल के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो तो है ही सही, फीमेल की बात करें तो दो चीजें होती हैं, एक होती है थिलार्की और एक होती है मीनार्की। दोनों में क्या फर्क है? मीनार्की मतलब होता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी साइकिल से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, लेकिन थिलार्की होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, जिसमें फिर ब्रेस्ट भी आता है, जेनाइटल्स पे हेयर्स की ग्रोथ होना और इसके अलावा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं जो थिलार्की में आते हैं। जनरली थिलार्की पहले आती है और मीनार्की बाद में आती है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। कई लड़कियों में उल्टा भी होता है, साइकिल्स या पीरियड्स पहले स्टार्ट हो जाते हैं और उसके कुछ महीनों के अंदर फिर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट फर्दर और प्यूबिक हेयर्स वगैरह आते हैं। पर जनरली दोनों सेम टाइम पे आती है प्यूबर्टी में, थिलार्की और मीनार्की। मतलब जेनाइटल्स पे हेयर्स का डेवलपमेंट होना और थोड़ा बहुत ब्रेस्ट का नीचे सबक्यूटेनियस फैट वगैरह डिपॉजिट होना, ये पहले शुरू होता है। ऑल दीज आर थिलार्की। और जब प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? मीनार्की। तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट थिलार्की के साथ शुरू होता है एट किक्स अप विद मीनार्की। थिलार्की मीनार्की में ज्यादा फर्क होता भी नहीं है, 2 महीने का फर्क रहता है। तो अब क्या होता है कि जब साइकिल से स्टार्ट होती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन्स जो हैं ओवेरी से रिलीज होना शुरू होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा था, है ना? तो ये दो हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजन जो है ना वो करवाता है टिब्यूल्स की ग्रोथ, यानी प्राइमरी डक्ट्स और सेकेंडरी डक्ट्स की ग्रोथ, जबकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो किसकी ग्रोथ करवाता है? एल्वेलाई की। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं इधर, एस्ट्रोजन इज फॉर you can say tubular growth और प्रोजेस्टेरॉन इज फॉर एल्वियोलर ग्रोथ। ठीक है, तो जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है 12 से 14 इयर्स की एज में फीमेल में, तब से उसकी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और 17-18 इयर्स के आसपास तक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होता है, क्योंकि तब तक 4-5 साल हो चुके होते हैं साइकिल स्टार्ट हुए, तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होता है। अब 17-18 इयर्स के बाद फिर
फर्दर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अब वो फीमेल के अंदर नहीं होगा और वो वैसे ही रहेगा। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रोल समझ में आ गया, और वो मेंटेन रहेगा बस जो डेवलपमेंट हुआ है वो। अब फर्दर डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगा ब्रेस्ट का? जब ये फीमेल प्रेग्नेंट होगी। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है उसका लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल तेजी से बढ़ने के वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्दर एल्वियोलर ग्रोथ होती है। भाई ट्यूबुलर ग्रोथ तो जितनी होनी थी हो गई, लेकिन अब एल्वियोलर ग्रोथ फर्दर कब इंक्रीज होती है? प्रेगनेंसी के दौरान। और प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत ट्यूबुलर ग्रोथ पे भी असर पड़ता है, मतलब, और उसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में जब ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रहा है तो टेंडरनेस रहती है या फिर हल्का सा पेन भी रहता है, बट ग्रोथ हो रही है। और ये मान के चलिए कि सेकंड ट्राइमेस्टर तक एल्वेलाई पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं और मिल्क सिंथेसिस के लिए तैयार हो चुके होते हैं। अब आता है फाइनल ट्राइमेस्टर, यानी कि 7वां, 8वां और 9वां महीना। तो ब्रेस्ट का फर्दर डेवलपमेंट हुआ एल्वियोलाई का, और वो मिल्क सिंथेसिस के लिए तैयार हो गए। अब लास्ट मंथ आते आते प्रोलैक्टिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में इन एल्वेलाई के अंदर मिल्क का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। हालांकि अभी किक इन नहीं हुआ है ज्यादा, पर थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है। कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में? प्रोलैक्टिन। तो जो तीसरा हार्मोन मैं आपको यहाँ पे बता रहा था वो था प्रोलैक्टिन, जिससे कि लास्ट मंथ में प्रेगनेंसी के सिंथेसिस ऑफ मिल्क स्टार्ट हो जाता है। और फिर जब वो लास्ट मंथ भी पूरा हो जाता है और डिलीवरी का टाइम आता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाकी हर जगह पे स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, उसी की वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है नीचे पुश होता है, मोबिलाइजिंग, ऑक्सीट मतलब मोबिलाइजिंग। उसी की वजह से मेल के अंदर इजैकुलेशन के समय प्रोस्टेटिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, फीमेल में वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ताकि सीमन जो है ऊपर की तरफ सक हो और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में स्पर्म्स को मदद मिले। तो ये जो सारे चीजें हैं इनके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। मैं फिर से बता रहा हूँ किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो इसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन हार्मोन, क्योंकि ये बच्चे को नीचे पुश करता है। दूसरा इसको बोलते हैं लव हार्मोन, क्योंकि ये मेल और फीमेल जेनिटेलिया में स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस कराता है। और तीसरा, यहाँ पे एल्वेलाई के चारों तरफ कुछ मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। अब हैं तो ये एपिथेलियल सेल्स, लेकिन इनके अंदर मसल की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकने की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है मायो एपिथेलियल सेल्स। आपके एनिमल टिश्यू की शीट में देखना, लास्ट में लिखे होंगे स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन तो ये एल्वेलाई दबेगा। क्योंकि क्या होता है, बच्चा जब निप्पल को सक करेगा ना तो वो सिस्टर्न में भरा हुआ मिल्क तो पी सकता है, पर एल्वेलाई में भरा हुआ मिल्क वो नहीं पी सकता। तो जब पार्चुरेशन हो रहा होता है और यूट्रस बच्चे को नीचे धकेल रहा होता है, उसी वक्त पहली बार ऑक्सीटोसिन इन पे भी एक्ट करता है, और इसकी वजह से ये मिल्क जो है वो नीचे उतरता है और कहाँ आ जाता है? सिस्टर्न में, जहां से बच्चा उसको फिर बाद में पी सकता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये बेसिकली किस में रिस्पॉन्सिबल है? इजेक्शन ऑफ मिल्क में। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? मिल्क लेट डाउन हार्मोन। और मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, नीट 2024 में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन सा है? ठीक है, ऑक्सीटोसिन। 4 साल हो गए नहीं आया, 4 क्या 5वां साल है, अब तो जरूर आएगा। तो ये इन हार्मोन्स का रोल है। सिंथेसिस ऑफ मिल्क अलग है, ऑक्सीट। अब जैसे नॉर्मल लेबर की जगह अगर सिजेरियन करा दिया किसी फीमेल में, तो कई बार आपने सुना होगा मिल्क उतरने में प्रॉब्लम हो रही है प्रेग्नेंट, मतलब अभी अभी जो मदर है उसके। क्योंकि नॉर्मल लेबर क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस फीमेल में लेबर के दौरान होते हैं उससे उसको बाद में भी हेल्प मिलती है बच्चे को फीड कराने में, उन सब चीजों में। खैर, तो अच्छा, ऑक्सीटोसिन इसके अलावा भी जब भी इसके अलावा इमोशंस में भी रहता है। तो जब कभी बेबीज क्राई, माँ जब बच्चे को रोता सुनती है तो भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जस्ट अ सेकंड।
चलिए भाई, तो हमने बात करी यहां पे मिल्क लेट डाउन हार्मोन की। फर्स्ट मिल्क जो रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। और उसके अंदर लगभग लगभग सभी न्यूट्रिशन होता है, और इसके अलावा उसमें एंटीबॉडीज भी होती हैं। कौन सी? इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी होता है, तो इससे इम्यूनिटी भी मिलती है। सब कुछ है इसके अंदर, बस आयरन और विटामिन सी की डेफिशिएंसी रहती है कोलोस्ट्रम में, बाकी हर चीज लगभग लगभग कंप्लीट है। तो एंटीबॉडीज भी मिलती हैं जिससे बच्चे को प्रोटेक्शन मिलेगा। और कोलोस्ट्रम में कुछ पैथोजेनिक वायरसेस भी सिक्रीट हो सकते हैं, इसलिए बात बाद में नहीं बताऊंगा, अभी बता देता हूं। अगर एचआईवी पॉजिटिव मदर है और बच्चा बच गया है एचआईवी पॉजिटिव होने से, जो कि 33% चांस होता है सिर्फ, अगर माँ प्रेग्नेंट है ना और वो एचआईवी पॉजिटिव है, तो बच्चे को 66% चांस तो होता है, हो ही जाएगा वायरस, लेकिन बच गया है तो तुरंत उसको हम क्या करते हैं? दूध उसका माँ का नहीं पीने देते, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन फैलने का चांस रहता है। और इसके अलावा भी एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन प्रेगनेंसी में चलती हैं। ये बातें मैं एड्स में बताऊंगा, नहीं याद रहे उस टाइम तो अभी बता देता हूँ। एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन वो होती हैं जो रिट्रोवायरस को मल्टीप्लाई करने से रोकती हैं। वो इससे दी जाती है कि बच्चे लोड कम रहेगा वायरस का बॉडी के अंदर, तो बच्चे में जाने की प्रोबेबिलिटी भी कम रहेगी। और दिस एजिडोविडीन एंड एजिडोथाइमिडीन यही पीईपी में भी यूज की जाती है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस। अब आप कहोगे ये क्या होता है? होता क्या है कि अगर मान लो आप डॉक्टर हो, काम कर रहे हो, सबको टीका लगा रहे हो, ऐसा हुआ है एक्चुअली, है ना, अक्सर होता है। आप वो किसी को इम्यूनाइजेशन दिया, सिरिंज आपकी भी चुभ गई, वही छोटे बच्चे को, क्या पता वो छोटा बच्चा एचआईवी पॉजिटिव हो, स्लम्स में जाते हो, मतलब हम तो मुंबई की बात बता रहा हूँ आपको, कुछ भी हो सकता है। तो उसी वक्त अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस में उसी वक्त अगर एजिडोथाइमिडीन और मेडिसिन दे दी जाए, तो वायरस में जो 4 फेज होता है, मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो मल्टीप्लाई करने से रोक सकते हैं। तो वायरल लोड कम रहेगा तो कई बार बच भी जाता है इन्फेक्शन। एनीवेज, नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो मैं सिर्फ बता रहा था कि कई बार है ना, मिल्क से भी पैथोजेंस ट्रांसफर हो सकते हैं, बस इतनी सी बात याद रखो। इसलिए अगर मदर हाईली इन्फेक्टेड है किसी भी बीमारी से, तो अवॉइड किया जाता है मिल्क। अदरवाइज मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर द चाइल्ड। और कहा जाता है कि पहले कम से कम 3 से 4 महीने इसी पर अभी वो पूरी तरह से सर्वाइव कर सकता है बच्चा, और उसे करवाना भी चाहिए इसी पे सर्वाइव। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये इसके अलावा ब्रेस्ट में से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम वापस आते हैं और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरीज के बारे में बात करते हैं। हो गया, ये लिख लिया आपने पूरा? ये और ये आयरन और विटामिन सी कम होता है उसमें, बाकी सब होता है। क्या चीज? कोलोस्ट्रम की बात कर रहा हूँ, बाद में आ जाता है। फर्स्ट मिल्क की बात कर रहा हूँ। पेल येलो कलर का होता है। और द क्राई ऑफ अ न्यूबॉर्न ऑल्सो हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ मिल्क ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। क्राई ऑफ ए न्यूबॉर्न, मैंने बताया बच्चा अगर रो रहा है तो उससे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और मदर के मिल्क उतरना शुरू होता है ब्रेस्ट में। एंड व्हेन द चाइल्ड सक्स द निपल, इट फर्दर इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड फिर मिल्क फ्लो करता रहता है। अच्छा, अभी अब जैसे ये बच्चा तो हो गया 1 डेढ़ साल का, जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, मिल्क आता रहेगा, ठीक है, सिंथेसाइज होता रहेगा। अब 1 डेढ़ साल बाद जब बच्चा पूरी तरह से दूध पीना बंद कर देता है, तो फिर निगेटिव यहाँ भरा रहेगा ना मिल्क सिस्टम में और ऊपर, तो इससे निगेटिव फीडबैक जाएगा और अब एल्वियोलाई में मिल्क बनना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब दोबारा कब बनेगा मिल्क? जब ये फीमेल दूसरी बार प्रेग्नेंट होगी, तो उसके आखिरी महीने में। समझ में आ रही है बात? अब जब गाय वगैरह होती है ना, गाय बछड़ा, अभी क्या करते हैं, उसमें बछड़ा दिया गाय ने, उसके बाद ही दूध देती है गाय, ऐसे नहीं देती है, ठीक है। अब वो प्रेगनेंसी हुई बछड़ा, अब उसको ज्यादा समय तक हम दूध निकालते रहेंगे तो क्या होगा? बछड़ा नहीं भी पी रहा है पर हम दूध निकालते रहेंगे तो दूध बनता भी रहेगा। आ रही बात समझ में? तो उनमें फिर ज्यादा समय तक, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी कि बछड़ा होने के 2 4 महीने बाद गाय दूध देना बंद कर देगी, तो अगर मिल्क रिलीज होता रहेगा तो ज्यादा समय तक नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, तो प्रोडक्शन भी।
वल्वल रीजन का फीमेल जेनिटेलिया, वो तो काउंटर ग्राइंड करवा रहा है ना मेल में। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की अब, ठीक है। तो एक जोड़ा जो ओवेरीज हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, और उनके दो मेन काम है। पहला तो है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करना। तो हम ओवेरी के स्ट्रक्चर को समझेंगे, और ओवेरी को स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मुझे साथ में अभी एक बार गैमेटोजेनेसिस भी पढ़ानी पड़ेगी। एक बार क्या, मैं पूरी पढ़ाई देता हूँ यहाँ पे ढंग से, है ना। तो ऊजेनेसिस मैंने अभी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं पढ़ाई है, वो हम इम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ आपको ऊजेनेसिस पढ़ा देता हूँ। ऊजेनेसिस मतलब ओवेरी, कुछ बातें, लेकिन अभी सुनो, अभी मैं सिर्फ ऊजेनेसिस उतना ही पढ़ाऊंगा जितना रिप्रोडक्शन के हिसाब से जरूरी है, और मैं बताऊंगा कि ऊजेनेसिस में क्या होता है, पर वो क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है, और उसका बेनिफिट क्या है, ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये देखेंगे कि oogenesis में होता क्या है, क्योंकि अभी मैं oogenesis पढ़ाऊंगा तभी मैं आपको ओवेरी का स्ट्रक्चर समझा पाऊंगा। तो भाई दो ओवेरी हैं, और ओवेरी के ऊपर सबसे बाहर जो कवरिंग होती है वो ओवेरी का काम है गैमेटोजेनेसिस, और जो फीमेल होती है ना, उसमें गैमेटोजेनेसिस उस फीमेल के पैदा होने से भी पहले शुरू हो चुकी होती है, जब वो खुद एक फीटस होती है और अपनी माँ के गर्भ में है, यानी इंट्रा यूटेराइन लाइफ चल रही है उसकी। स्पर्मेटोजेनेसिस तो आपको पता है लड़कों में प्यूबर्टी आने के बाद शुरू होती है, लेकिन फीमेल में oogenesis वो फीमेल के पैदा होने से भी पहले, जब वो खुद एक फीटस है और अपनी माँ के अंदर है, यानी इंट्रा यूटेराइन लाइफ जी रही है, उसी टाइम उसमें oogenesis इनिशिएट हो चुकी होती है। कंप्लीट नहीं हुई होती है, इनिशिएट हो गई होती है। तो हम यहाँ पे एक ऐसी फीमेल की ओवेरी का टीएस बनाने जा रहे हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुई है और एक फीटस है, और वो भी 6 महीने से कम का फीटस, यानी 25, 6 महीने मतलब कितने वीक, 25 वीक्स लगभग, है ना। तो लेस देन 25 वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ उस फीमेल ने अभी पूरा किया है सिर्फ। सो दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द ओवेरी ऑफ ए फीमेल फीटस who is who has completed less than 25 weeks of IUL। IUL मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ। तो ओवेरी है, स्फेरिकल होती है, हमने एक कट सेक्शन बनाया है। इस वक्त जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ओवेरी के ऊपर, वो क्यूबॉइडल सेल्स की एपिथेलियम होती है। इसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम। देखो अभी पैदा नहीं हुई है लड़की, है ना, अंदर फीटस है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है ना इसके ऊपर, इसका नाम होता है प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम। इसके सारे सेल कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल और डिप्लॉइड होते हैं ऑब्वियसली। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ना एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है ओवेरी पे चारों तरफ, ऐसे ही नहीं, ऐसे भी स्फीयर है ये, ठीक है। इसको कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम, और इसके सारे सेल होते हैं डिप्लॉइड। ये कट सेक्शन है ओवेरी का, ये बाहर, ये पूरे कट सेक्शन को हम के अंदर जो ये एरिया है इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये आउटर पेरिफेरल पार्ट कॉर्टेक्स कहलाएगा, और सेंट्रल पार्ट क्या कहलाएगा, मेडुला। तो ओवेरी का जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है, इसका जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ओवेरी के अंदर जो स्ट्रोमा है उसके कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम के माइटोटिक सेल डिवीजन से बनने वाले डॉटर सेल्स जमा होते चले जाते हैं। तो होता क्या है, प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, और जो डॉटर सेल हैं वो यहाँ, यहाँ पे देखिए आप, ये कहाँ जमा हो रहे हैं, ओवेरी के कॉर्टेक्स में, ठीक है। इन सेलों को हम कहते हैं ऊगोनियम। तो प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, और उससे जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो ओवेरी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में, यहाँ पे आप देखिए, जमा होते चले जाते हैं। इन्हें कहा जाता है ऊगोनियम। और क्योंकि प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम के सेल डिप्लॉइड थे, तो ये ऊगोनियम भी सारे कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। तो बेसिकली क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, और इसकी वजह से जो डॉटर सेल बनते हैं वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। उन डॉटर सेल्स को हम कहते हैं ऊगोनियम, और ये बनते रहते हैं, बनते रहते हैं।
पहले 6 महीनों में जितने ओगोनियम बनने हैं वो 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ बन जाते हैं। इनके बनने की ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। एक्चुअली कोई भी गैमेटोजेनेसिस हो उसमें 3 फेज होते हैं। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है ग्रोथ और तीसरा होता है मैच्योरेशन। तो प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोटिक सेल डिवीजन से जितने ओगोनियम बनने हैं वो 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ तक बन जाते हैं। इनके बनने की प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। अब सुनिए, 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ आ गया, ठीक है, 6 महीने हो गए, लगभग पौने 6 महीने। अभी कितने महीने और बचे? 3 महीने के आसपास और बचे। तो अगले 3 महीनों में जो कुछ भी होगा वो बता रहा हूं मैं। मल्टीप्लिकेशन फेज पूरा हो गया। अब 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ आने के बाद अब क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर यहां डेवलप होने लगती है। इस लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये जो लेयर आपको यहां दिख रही है इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इसके बनने के बाद ये ऐसे ही नहीं, ये ऐसे भी बन रही है, स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है। अब और उगोनिया अंदर नहीं आ सकते। जितने उगोनिया अंदर आ सकते थे वो 25th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ तक अंदर आ गए हैं। अब और उगोनिया अंदर नहीं आ सकते। तो जितने उगोनिया अंदर आने थे वो आ गए, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन फेज पूरा हो गया। अब और उगोनिया नहीं बनेंगे क्योंकि अभी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आ गई अंदर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये 10 नहीं आए हैं, करीब करीब 4 लाख आ चुके होते हैं अंदर, है ना। तो ये उगोनिया यहाँ कॉर्टेक्स वाले हिस्से में रहते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज जो है ये पूरा हो गया। अब इसके बाद जो अगला फेज शुरू होगा वो कहलाता है ग्रोथ फेज। इस ग्रोथ फेज के दौरान क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इस ग्रोथ फेज के दौरान ये सभी उगोनिया जो हैं दे अंडरगो एनलार्जमेंट। इन सब का साइज जो है वो इंक्रीज होता है, दे अंडरगो एनलार्जमेंट, ठीक है। और ये एनलार्ज होकर किस में बदल जाते हैं? प्राइमरी oocytes में। तो यहां पे आप देखिए ये जो फर्स्ट चेंज मैंने लिखा है उगोनिया बनने वाला, ये कब तक कंप्लीट हो गया है? 25th वीक ऑफ IUL तक ये पूरा हो चुका है। अब और कोई नए उगोनिया नहीं बनेंगे। अब अगले 3 महीनों में क्या होगा, यानी 25th वीक ऑफ IUL से 9th मंथ जब तक की बर्थ नहीं आ जाती तब तक ये सारे के सारे उगोनिया जो हैं दे विल अंडरगो एनलार्जमेंट। ये बड़े बड़े हो जाएंगे और इनके एनलार्ज होने का जो फेज है उसे कहा जाता है ग्रोथ फेज। और एनलार्ज होकर ये कहलाने लगेंगे प्राइमरी oocytes, जिनके अंदर साइटोप्लाज्म भी ज्यादा होता है और कैरियोप्लाज्म भी ज्यादा होता है। तो आप देखिए उगोनिया एनलार्ज हो गए हैं अभी भी डिप्लॉयड ही, पर अब उनका नाम है प्राइमरी oocytes। So this is known as the growth phase. तो मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद उगोनिया व्हेन दे अंडरगो एनलार्जमेंट, दिस एनलार्जमेंट इज नोन एज ग्रोथ फेज। अब 9th मंथ आ गया है, मतलब उगोनिया का नया नाम क्या है बोलो? प्राइमरी oocyte। और अब बर्थ का समय आ रहा है तो तीसरा फेज शुरू होगा जिसका नाम होता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मियोटिक सेल डिवीजन। और आपको तो पता है कि मियोसिस 1 रिडक्शनल होती है और मियोसिस 2 इक्वेशनल। तो इन सभी प्राइमरी oocytों में 6 महीने से पहले ये ओगोनियम थे, अब 6 महीने बाद क्या कहलाएंगे? सारे प्राइमरी oocyte। इन सभी प्राइमरी oocytों में अब जो ग्रोथ होगी ना इनके अंदर 7वें 8वें महीने में ग्रोथ होगी। अब 9वां महीना चल रहा है, लास्ट मंथ इंट्रायूट्राइन लाइफ का। तो ये सभी प्राइमरी oocyte जो है इनके अंदर मियोसिस मैच्योरेशन फेज शुरू होता है, जिसकी वजह से इनमें स्टार्ट होता है मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 रिडक्शनल है, तो मियोसिस 1 इनमें स्टार्ट तो होता है
लेकिन अभी मियोसिस 1 अपने प्रोफेस में ही होता है, तो प्रोफेस में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डिप्लोटीन पूरा कर चुका होता है। तो मियोसिस 1 अप टू प्रोफेस। तो अपना डिप्लोटीन पूरा कर चुका होता है, डाइकाइनेसिस में इंटर ही हुआ होता है कि हॉल्ट हो जाता है ये, क्योंकि बर्थ का समय आ गया है। तो सभी प्राइमरी ऊसाइट मियोसिस 1 का प्रोफेस कर रहे थे, ध्यान से समझिए। उनमें कौन सा फेज स्टार्ट हो गया था? मैच्योरेशन फेज। सभी प्राइमरी ऊसाइट मियोसिस 1 का प्रोफेस कर रहे थे कि अचानक ओवेरी के अंदर हल्ला मच गया, बर्थ हो रही है, बर्थ हो रही है। तो सभी प्राइमरी ऊसाइट मियोसिस 1 का प्रोफेस कर रहे थे। लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो सारे प्राइमरी ऊसाइट जो थे वो अपना बाहर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे। तो ये अभी मियोसिस ओवेरी में मियोसिस 1 का प्रोफेस कर ही रहे थे कि अचानक हल्ला मच गया कि जो है बर्थ होने वाली। तो सारे प्राइमरी ऊसाइटों ने अपना काम रोक दिया। काम क्या था इनका? मियोसिस 1 कर रहे थे और आपस में बात करने लगे, अरे लॉकडाउन खत्म हो रहा है ना, बाहर जाएंगे, दुनिया देखेंगे। सब ऊसाइट अपना अपना प्लान बना रहा है। मैं तो सबसे पहले जाके वो जवान देखूंगा सिटी मॉल में लगी हुई। कोई सब ऊसाइट, अब कोई ऊसाइट करा, मैं तो कोटा जाऊंगा, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूंगा, अन अकेडमी का ऑफलाइन बैच। सब ऊसाइट अपना अपना प्लान बना रहे हैं कि लॉक बाहर जाएंगे, दुनिया ओवेरी से निकलेंगे। कुछ ऊसाइट कहीं और चले गए, वो इमोशनल हो रहे हैं और उनको बाद में पता चलेगा बेवकूफ बन गए, है ना। तो ऐसे अलग अलग कुछ ऊसाइट कहीं और चले गए, वहां पे माहौल इतना खराब है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चले गए। हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा। तो ऐसा सब जगह हो रहा है। खैर, तो अभी यही ऊसाइटों ने अपना मेन काम बंद कर दिया। मेन काम क्या था इनका? मियोसिस 1 का प्रोफेस करना। और ये अटक गए। असल में क्यों अटके वो बाद में बताऊंगा। और भी ये अटके रहेंगे, पता है कब? ऐसे ही बर्थ हो जाएगी। अब बर्थ के समय अटक गए ना, यही अटके रहेंगे जब तक कि ये लड़की के अंदर प्यूबर्टी नहीं आ जाती, यानी अगले 12-13 साल कुछ नहीं होगा और ये ऐसे ही अटके रहेंगे। कहां? बर्थ से लेकर और प्यूबर्टी तक ये यहीं अटके रहेंगे, मियोसिस 1 के प्रोफेस में। अब जो भी होगा वो प्यूबर्टी के बाद होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी न्यूबॉर्न फीमेल चाइल्ड, न्यूबॉर्न बेबी, किसी किसी फीमेल चाइल्ड की ओवेरी का अगर टीएस काट के देखा जाए तो हमें उसमें फीमेल गैमीट किस स्टेज में मिलेंगी? प्राइमरी oocytes अरेस्टेड इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। समझ में आ गई बात? यही लगा के आना आंसर। 1 महीने की लड़की में सेम, 4 महीने की लड़की में, 4 साल की लड़की में, 8 साल की लड़की में सेम। जब तक ये लड़की में मिनार्की नहीं आ जाती, इसमें मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं शुरू हो जाती, तब तक इसकी ओवेरी में हमें सिर्फ प्राइमरी oocyte मिलेंगे जो अटके हुए हैं मियोसिस 1 के प्रोफेस में। अब जो भी होगा वो मेस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के बाद होगा। क्यों होगा, रीजंस बाद में बताऊंगा। तो भाई अब मान लो इसमें प्यूबर्टी आ गई, मिनार्की आ गई और ये लड़की के अंदर अब मेस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब जब मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मैं अगले पेज पे ले रहा हूँ, प्रोसेस पे आएंगे। तो आपको तो पता है कि ये साइकिल का पर्पस होता है प्रेगनेंसी अचीव करना। अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो साइकिल रुक जाएगी और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, और प्रेगनेंसी नहीं हुई तो बॉडी एंड में सारी तैयारियां उजाड़ देती हैं और फिर अगले महीने फिर से प्रेगनेंसी के तैयारी होती है। करीब 28 डेज की साइकिल ह्यूमंस में होती है, ठीक है, जिसके बीचों बीच 14th डे एक घटना हो जाती है जिसे कहा जाता है ओव्यूलेशन, ठीक है। तो मिड ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन नाम की एक घटना होती है। तो अभी क्या हुआ, अभी ये लड़के के अंदर शुरू हो गए हैं मिनार्की। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी पे क्या गिरा रहा है? जीएनआरएच। पिट्यूटरी से क्या निकल रहा है? एफएसएच। एफएसएच किस पे गिर रहा है बोलो? ओवेरी पे, है ना। तो इसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, जिसकी वजह से ओवेरी के अंदर जो प्राइमरी oocyte अटके हुए थे, किसमें अटके हुए थे? मियोसिस 1 के प्रोफेस में। उन प्राइमरी oocyte को भी स्टिमुलेशन मिलता है, रियल रीजंस बाद में।
जिसकी वजह से इन सभी प्राइमरी ऊसाइटों में से हर साइकिल में एक प्राइमरी ऊसाइट को यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो अपना अटका हुआ सेल डिवीजन आगे बढ़ाए और बदल जाए किसमें, सेकेंडरी ऊसाइट में। बाकी सब किसमें अटके रहेंगे, वो प्राइमरी ऊसाइट में अटके रहेंगे। ठीक है, तो चलो इस महीने इसका नंबर आया, जैसे इसका हो गया सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया इसका, है ना। तो ये प्राइमरी ऊसाइट, अब बाकी सब किसमें अटके हुए हैं बोलो, वो प्राइमरी ऊसाइट स्टेज में अटके हुए हैं। ये वाला प्राइमरी ऊसाइट जो है ये इस महीने सेलेक्ट हुआ है और अब इसमें अटका हुआ सेल डिवीजन आगे बढ़ेगा। इधर साइकिल के दिन आगे बढ़ेंगे, उधर सेल डिवीजन आगे बढ़ेगा। तो साइकिल के दिन में क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे जीएनएच गिराता है तो पिट्यूटरी से क्या निकलता है बोलो, एफएसएच। एफएसएच जब ओवेरी पे गिर रहा है तो उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं और ऊसाइड भी डेवलप हो रहा है। एक प्राइमरी ऊसाइड किसमें डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी ऊसाइड में। इधर साइकिल के दिन आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14, और इधर प्राइमरी ऊसाइड किसमें बदल चुका है, सेकेंडरी ऊसाइड में। तो प्राइमरी ऊसाइड सेकेंडरी ऊसाइड में तो यही बदल गया करीब, ये मान के चलो 3-4 दिनों में ही। और अब सेकेंडरी ऊसाइड में क्या शुरू होगा, मियोसिस 2, है ना। तो ये सब चल रहा है। अभी हम पहले 1 से 14वें दिन के बीच में कहीं है, चौथा 5वां 6ठा दिन चल रहा है अभी, है ना। और इधर प्राइमरी ऊसाइड किसमें बदल गया है, सेकेंडरी ऊसाइड में। तो जब प्राइमरी ऊसाइड सेकेंडरी ऊसाइड में बदलता है तो मियोसिस 1 रिडक्शनल है, तो 2n का क्या हो जाता है, n। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो इक्वल होता है और 2 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस इक्वल हुआ। लेकिन साइटोकाइनेसिस के समय पार्शियलिटी हो जाती है, सारा का सारा साइटोप्लाज्म एक डॉटर सेल को मिलता है, ऑलमोस्ट सारा, और दूसरी वाली को ज्यादा साइटोप्लाज्म मिलता नहीं है। तो मान लीजिए इसको सारा मिल गया, साइटोकाइनेसिस अनइक्वल, और इसको नहीं मिला। तो जिसको नहीं मिला है ना, वो फिर मियोसिस 2 आगे नहीं कर पाएगी। मैं ह्यूमन पढ़ा रहा हूं आपको, बाद में बताऊंगा एक्सेप्शन, है ना। तो ये यही डिजेनरेट हो जाएगी, इसको कहा जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये मियोसिस 2 में नहीं जाएगी। लेकिन जो सेकेंडरी ऊसाइड बन गया है, जिसको सारा साइटोप्लाज्म मिल गया है, ये तो जा सकता है ना मियोसिस 2 में। तो ये जो दूसरा वाला है जो सेकेंडरी ऊसाइड, ये मियोसिस 2 करेगा और इसमें मियोसिस 2 शुरू होगा। मियोसिस 2 जो होता है वो इक्वेशनल है, तो इस बार क्या होगा, n का n ही रहेगा। तो मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ इसमें, इधर साइकिल के दिन आगे बढ़ रहे हैं 7 8 9 10, मियोसिस 2 शुरू हुआ, प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज। अभी मियोसिस 2 अपने मेटाफेज में ही पहुंचा था इसके अंदर कि 14th डे आ गया, या ये कहें ओव्यूलेशन का डे आ गया, ठीक है। तो 14th डे आ गया है और सेकेंडरी ऊसाइड जो है वो मियोसिस 2 कर रहा है। ये देखो हैप्लॉइड हो चुका है ये, और अब क्या कर रहा है ये, मियोसिस 2। बाकी सब कहां अटके हुए हैं, मियोसिस 1 के प्रोफेस में ही अटके हुए हैं। इसका सिलेक्शन हो गया था, सेकेंडरी ऊसाइड बन गया, और अभी मियोसिस 2 करने करके ओवम बनने के चक्कर में है अभी, है ना। तो ये मियोसिस 2 कर रहा था, प्रोफेस, प्रोफेस का मेटाफेज कर चुका था। अभी इसने मियोसिस 2 का मेटाफेज ही किया था कि यहां पर आप देखिए कौन सा दिन आ गया, 14th डे आ गया, ठीक है। ये देखो, ये बाकी सब तो प्राइमरी ऊसाइट है, और ये क्या है यहाँ बीच में, ये सेकेंडरी ऊसाइट है। तो अचानक जब 14 डे आ गया ना, मियोसिस 2 के मेटाफेज में पहुंचा था ये, कि अचानक ओवेरी में हल्ला मच गया, ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, तो सारे साथ चलना ओव्यूलेशन हो रहा है। तो सेकेंडरी ऊसाइट भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये मियोसिस 2 का मेटाफेज कर रहा था, है ओव्यूलेशन हो रहा है, कहां हो रहा है, कहां हो रहा है। तो ये बाकी सब इससे जलते थे क्योंकि ये सेकेंडरी ऊसाइट बन चुका है, बाकी सब प्राइमरी थे। तो ये इसी को उठा के बाहर फेंक दिया। किसको बाहर फेंक दिया उठा के, सेकेंडरी ऊसाइड को। तो सेकेंडरी ऊसाइड बाहर कहां गिरा, जाके सीलोम में, जहां फिम्ब्रिया ने कैच करके इसको कहां पहुंचा दिया, एम्पुला में। तो ये ओव्यूलेशन हो गया भाई। तो ओव्यूलेशन किसका होता है, ओवम का नहीं, सेकेंडरी ऊसाइड का, जो अटका हुआ है मियोसिस 2 के मेटाफेज में। ये बात समझ में आई, और यही अटक गया अब ये। क्यों अटका है, रियल रीजन बाद में बताएंगे। तो अब ये यहां 2 दिन अटका रहेगा। अगले 2 दिन में अगर इस पर आके इससे टकरा गया तो इसमें अटका हुआ सेल डिवीजन आगे बढ़ जाएगा, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज। लेकिन अगर अगले 2 दिन में ये फेलोपियन ट्यूब में है इस समय, एम्पुला में, सेकेंडरी ऊसाइड,
अगर इन 2 दिन में स्पर्म आके इससे नहीं टकराया, स्पर्म टकराता तो क्या करता है वो बाद में बताऊंगा, जिसकी वजह से ये होता है, तो स्पर्म आके इससे नहीं टकराया तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, इसको लगेगा अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, और ये टूट गया, है ना। तो अभी क्या होगा, ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा, या आप कह लीजिए ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगले 2 दिन में अगर स्पर्म आया, 48 घंटे जिंदा रह सकता है ये ओव्यूलेशन के बाद, है ना। 48 घंटे में अगर स्पर्म इससे आके टकरा गया तो इसमें अटका हुआ मियोसिस 2 का मेटाफेज आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमको oogenesis पूरी पढ़नी है तो ये मान के पढ़ना पड़ेगा कि अगर स्पर्म आया तो क्या होगा, नहीं आया तो कुछ नहीं, खत्म, गेमेटोजेनेसिस यही। तो एक अनमैरिड फीमेल में हर महीने ओव्यूलेशन जो होता है, ओवम तो कभी बनता ही नहीं है, नहीं आ रही बात समझ में। हमेशा एक लड़की के अंदर गेमेटोजेनेसिस अधूरा होता है, जबकि एक लड़के के अंदर गेमेटोजेनेसिस पूरा होता है, स्पर्म बनते हैं इनमें। और ये पूरा तभी होगा जब स्पर्म इससे टकराएगा, यानी इसका फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो एक फीमेल के अंदर गेमेटोजेनेसिस हमेशा ही अधूरा होता है और सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही ये डिजनरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन चलो मान लेते हैं स्पर्म आया और इससे टकराया, और स्पर्म बहुत छोटा होता है और टकरा के ना पूरा एग के अंदर इसके अंदर घुस जाता है oocyte के अंदर, और स्पर्म का न्यूक्लियस ना इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, इसे कहते हैं पूरा फर्टिलाइजेशन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो भी है, स्पर्म आया और इसमें टकरा कर इसमें घुसने लगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं स्पर्म एंट्री। तो अगर स्पर्म अगले 48 घंटे में आ गया और इससे आके टकरा गया तो इसमें अटका हुआ सेल डिवीजन आगे बढ़ेगा, तो बना देते हैं आगे, नहीं तो ये ऐसे ही डिजनरेट हो जाएगा। तो मियोसिस 2 के मेटाफेज में अटका हुआ था, मेटाफेज के बाद क्या होगा, एनाफेज, टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस फिर एक बार इक्वल हुई, तो 2 इस बार एन का एन ही रहेगा ना भाई, लेकिन साइटोकाइनेसिस के समय फिर पार्शियलिटी हो गई, रीजन बाद में बताऊंगा। सारा साइटोप्लाज्म एक डॉटर सेल को मिला, वो क्या कहलाई, वो कहलाई ओवम, और दूसरी वाली को नहीं मिला तो वो नष्ट हो गई बनकर सेकंड पोलर बॉडी। इस पूरे को हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज, यानी कि कहां से कहां तक, प्राइमरी oocyte से ओवम बनने तक का फेज क्या कहता है, मैचुरेशन फेज। और यही सबसे लॉन्गेस्ट इन ड्यूरेशन होता है, बताओ क्यों, क्योंकि 12-13 साल तो ये यहीं अटका रहता है बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में। तो फीमेल में जो oogenesis होती है उसमें लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, मैचुरेशन फेज, ये बात समझ में आई, है ना। और एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है, ये बात समझ में आई। ये क्यों होता है, कैसे होता है, सब बाद में, अभी मेरे को ओवेरी का स्ट्रक्चर पढ़ाना था, जितना जरूरत था उतना बताया मैंने, सिर्फ रीजन सारे बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से ना एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है, ये मैंने आपको ह्यूमन बताया है। फ्रॉग वगैरह में पता क्या होता है, फ्रॉग में ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड होती है। तो पुराने सवाल करोगे ना किसी पुरानी बुक से, तो उसमें लिखा होगा कितनी पोलर बॉडी बनती है और आंसर 3 दे रखा होगा, 3 नहीं, ह्यूमन के केस में कितनी पोलर बॉडी बनती है, 2, और वो भी तब जब फर्टिलाइजेशन हुआ हो, नहीं तो कितनी बनी, एक ही बनी, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये यहाँ पे oogenesis हुआ, ये हमने क्यों पढ़ा, ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें कुछ और चीजें भी पढ़नी थी। हम आते हैं वापस ओवेरी के स्ट्रक्चर पे। तो भाई यहाँ पे ओवेरी की स्ट्रोमा में सिर्फ ये उगोनिया ही नहीं होते हैं, ये oocyte ही नहीं होते हैं, कुछ और तरह के भी 2-3 तरह के सेल्स होते हैं। और वो 2-3 तरह के सेल्स कौन कौन से हैं जो ओवेरी के अंदर होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। एक तो यहाँ पर ना फॉलिकुलर सेल नाम के कुछ सेल्स होते हैं, स्पिंडल शेप, FC लिख रहा हूं मैं, फॉलिकुलर सेल्स, ये कोई कवर बनाते हैं। असल में ये गैमीट जो है ये ऐसे ही नहीं रखे होते ओवरी में, ये कवर में रखे होते हैं, जैसे टॉफी होती है ना रैपर में बंद होती है, रैपर खोला, टॉफी खाई, रैपर फेंक दिया, यानी छिलका या कवर। ये कवर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंडोक्राइन नेचर का होता है और इसमें ओवेरी से आने वाले कुछ हार्मोन्स गोनेडोट्रोपिन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं इसके सेल्स में, और जिसके रिस्पॉन्स में ये खुद अपने कुछ सेक्स हार्मोन्स रिलीज करता है। तो इस कवर का डेवलपमेंट भी हमें पढ़ना है। तो इस कवर में बंद होते हैं ये सारे के सारे जितने प्राइमरी oocyte दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये कवर में बंद होता है। कवर को क्या बोलते हैं, फॉलिकल। और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो फॉलिकल होती है उसका नाम होता है प्राइमरी फॉलिकल। तो सभी एक कवर में बंद होते हैं सारे। तो वो फॉलिकल बनाने वाले सेल मैं दिखा रहा हूं यहाँ, इनको क्या बोला जाता है, फॉलिकुलर सेल्स। इसके अलावा एक और किस्म के सेल्स होते हैं यहाँ पर जो सिक्रीशंस कर सकते हैं,
इन्हें कहा जाता है ग्लैंडुलर सेल्स, या जीसी लिख दिया मैंने, ग्लैंडुलर सेल्स। इन पे भी रिसेप्टर्स होते हैं कुछ गोनाडोट्रोपिन्स के, वो गोनाडोट्रोपिन आएंगे और इनसे टकराएंगे तो इसके रिस्पांस में ये भी कुछ सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। तो फॉलिकुलर सेल कवर बनाने वाले, ग्लैंडुलर सेल्स हार्मोन सिक्रीट करने वाले, ये भी पाए जाते हैं यहाँ। इसके अलावा भाई यहाँ पे थोड़ी सी फाइब्रस टिश्यू भी होती है, फाइब्रस टिश्यू को एफटी लिख दूं चलेगा? तो ये 3 तरह की चीजें, फॉलिकुलर सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स और फाइब्रस टिश्यू, ये भी पाई जाती हैं इसी ओवेरी के अंदर। तो ऐसा होता है ओवेरी का स्ट्रक्चर बिफोर बर्थ। उगोनियम दिखेंगे आपको, ऊसाइट तो नहीं है। चलो वापस चलते हैं अपन लोग। 25th वीक ऑफ IUL अभी हुआ ही है, तो ओवेरी में क्या क्या दिखेगा? अभी हुआ ही है, मतलब 6ठा महीना हुआ है प्रेगनेंसी का, 3 महीने का अभी तो अंदर का जीवन बाकी है, अभी ये बच्चा डिलीवर नहीं हुआ है। इसकी ओवेरी देख रहे हैं हम। तो इसकी ओवेरी में आपको उगोनियम मिलेंगे, जितने बनने थे बन गए। उसके अलावा फॉलिकुलर सेल मिलेंगे, ग्लैंडुलर सेल मिलेंगे, और थोड़े से आपको क्या मिलेंगे? फाइब्रस टिश्यू मिलेगी आपको। प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte ये अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी 6 महीने हुए हैं, 3 महीने अभी प्रेगनेंसी के बाकी हैं। या इसको जूम करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं। चलें बड़े आगे यहाँ से, तो इतना सा एक एरिया जूम करते हैं और उसको हम यहाँ पर बनाते हैं माइक्रोस्कोप में। ये देखो, यहाँ पे आपको ये स्पिंडल शेप सेल्स दिख रहे हैं, ये हैं फॉलिकुलर सेल्स। इसके अलावा एक और तरह के सेल्स हैं, ये कहलाते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। इनके अलावा आपको यहाँ थोड़ी सी फाइब्रस टिश्यू भी दिखाई दे रही है। इन सब के अलावा अब क्या होता है, वो जो ओगोनियम बन गया था ना, वो ओगोनियम अब इनलार्ज हो चुका है और किस में बदल चुका है? प्राइमरी oocyte में। तो इन सब के अलावा आपको यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? ये है एक प्राइमरी oocyte, और ये उसके अंदर उसका न्यूक्लियस है। येलो लाइन इस प्राइमरी oocyte की क्या दिखा रही है? इसकी सेल मेम्ब्रेन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन दिखा रही है। हाँ 2n होगा। तो ये प्राइमरी oocyte है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब पहला चेंज क्या आता है? सुनो, ये चेंज कब आता है? लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी 7वें 8वें 9वें महीने में। ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना, ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ चिपक जाते हैं ऐसे, और चिपक जाते हैं इस तरह से। ये पहला चेंज आता है। अब दूसरा चेंज क्या आता है वो भी देख लो। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, जिसका नाम होता है हमारे केस में जोना पेलुसिडा, और दूसरे योक वाले अंडे जिन जानवरों में होते हैं, ओविपेरस एनिमल्स के अंदर, उसी का नाम होता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। पर हमारे केस में क्या होगा नाम? जोना पेलुसिडा। तो ये देखिए, ये प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। और वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, यहां देखिए आप, मैं ब्लू से ही बना देता हूं, या ये वाला कलर, ये ऐसे सिक्रीट करता है अपने चारों तरफ। मतलब इसके अंदर जो गोल्गी बॉडीज होती है ना, कैसे करता है बता देता हूँ, ये आएगा नहीं नीट में, आप कहेंगे ऐसे कैसे सिक्रीट कर देता है। गोल्गी बॉडीज एक चिपचिपा सा म्यूकोपॉलीसेकेराइड निकालती हैं बाहर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आता है और बाहर आके जम जाता है। जैसे फेविक्विक होती है ना, लिक्विड होती है, छलनी से छानो तो छन जाएगी, पर टेबल पे गिरा दो, फैला दो, उठा लो, झिल्ली बन जाएगी। नहीं आई बात समझ में? तो चिपचिपा सा म्यूकोपॉलीसेकेराइड गोल्गी बॉडीज रिलीज करती हैं, जो बाहर आके चिपक जाता है और चिपक के एक झिल्ली बना लेता है। इस झिल्ली को बोलते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, जिसको मैं यहाँ ZP लिखूंगा सिर्फ। अगर इस अंडे में योक होता और ये किसी ओविपेरस एनिमल का अंडा होता, तो इसी का नाम क्या होता? विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो oocyte अपने चारों ओर अपनी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन सिक्रीट कर लेता है, जोना पेलुसिडा। अब
ये जो फॉलिकुलर सेल्स आपको दिख रहे थे यहाँ, ये भी इस दौरान फ्लैटन जो सेल्स थे ये ऐसे कॉलमनर हो जाते हैं और कॉलमनर होके एक ये प्रॉपर कवर बना लेते हैं। इस कवर को कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ऐसा कवर सभी प्राइमरी oocytes के चारों तरफ बन जाता है। यानी उस फीमेल की ओवेरी में जितने भी प्राइमरी oocytes हैं ये सब ऐसे नहीं रखे हुए हैं जैसे मैंने यहाँ बनाए थे। कैसे रखे हुए हैं? ऐसे। ये देखो, ये सब एक कवर में बंद है। इस कवर को क्या कहा जाता है? प्राइमरी फॉलिकल। ये बात समझ में आ रही है? तो ये सभी एक कवर में बंद होते हैं जिस कवर को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अभी बर्थ नहीं हुई है। इस दौरान जो प्राइमरी oocyte अंदर था ये अपना मियोसिस 1 स्टार्ट कर देता है और मियोसिस 1 स्टार्ट करके ये कहां अटक जाता है? अपने प्रोफेस में। तो ये देखो अंदर जो है ना, ये क्या है? ये है प्राइमरी oocyte जो कहां अटका हुआ है? मियोसिस 1 के प्रोफेस में। और वो प्राइमरी oocyte किस में कवर्ड है? प्राइमरी फॉलिकल में। और ऐसे ही यहां पर बर्थ हो जाएगी। अब बर्थ से प्यूबर्टी तक कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। यानी ये लाइन जो है वो बर्थ दिखा रही है और इस लाइन के इस तरफ जो है ये मान लीजिए प्यूबर्टी है। तो अभी बर्थ से प्यूबर्टी तक कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 5 साल की लड़की की ओवरी में मुझे क्या दिखाई देगा टीएस में, तो आपका आंसर होगा प्राइमरी फॉलिकल्स दिखाई देंगी विच कंटेन प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। यही दिखाई देगा बस, और कुछ नहीं। प्राइमरी फॉलिकल्स कंटेनिंग प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। कब तक यही दिखाई देगा? जब तक कि ये लड़की के अंदर मीनार्की नहीं आ जाती। अब मीनार्की आने के बाद जो होना होगा वो होगा। अब मीनार्की आने के बाद क्या होता है पता है? हाइपोथैलेमस से क्या गिरता है पिट्यूटरी पे? जीएनआरएच। इसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी से क्या निकलता है? एफएसएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच के रिसेप्टर किस पे मिलेंगे? फॉलिकल पे या फॉलिकुलर सेल्स पे। तो एफएसएच जब ओवेरी पे गिरता है, रियल रीजंस बाद में बताऊंगा, तो सुनिए। जब एफएसएच ओवेरी पे गिरता है, यहां देखिए पिट्यूटरी से एफएसएच आया और ओवेरी पे गिरा, तो इन सभी प्राइमरी फॉलिकलों में से हर महीने एक प्राइमरी फॉलिकल को यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि उसके सेल्स डिवाइड करके एक जबरदस्ती सेकेंडरी फॉलिकल बनाएं। एक बड़ी सी सेकेंडरी फॉलिकल यहां बीच में बनाएं, और जिसको यह सौभाग्य प्राप्त होगा उसी के अंदर के प्राइमरी oocyte को यह अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपना अटका हुआ मियोसिस 1 का प्रोफेस आगे बढ़ाए, मियोसिस 1 कंप्लीट करे और मियोसिस 2 में जाए और क्या कहलाने लग जाए? सेकेंडरी oocyte। तो इन सभी प्राइमरी फॉलिकलों में से चलो इस महीने इसका नंबर आया, तो ये वाली प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डेवलप होने लग गई। किसमें डेवलप होने लग गई है? सेकेंडरी फॉलिकल में। बाकी सब किसमें अटकी हुई है? प्राइमरी फॉलिकल में ही अटकी हुई है। यहां तक बात समझ में आई? तो ये प्राइमरी फॉलिकल जो है एक जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हो रही है। कैसे डेवलप होती है वो हम यहाँ देख लेते हैं। होता क्या है कि जब एफएसएच इन रिसेप्टर्स पे गिरता है, इस फॉलिकुलर सेल्स पे गिरता है ना, सिंगल लेयर के सेल्स पे, तो इनमें जबरदस्त सेल डिवीजन शुरू हो जाता है और ये अपनी खूब सारी टिश्यू बनाने लगते हैं ऐसी चारों तरफ। ये एक लेयर सेल्स है ना, अभी और बनाएंगे यहाँ, और बनाएंगे और बनाएंगे, तो ये अपने ना टिश्यू बढ़ाते जाते हैं। इस दौरान एक चीज और हो रही है अंदर, बोलो क्या हो रहा है? प्राइमरी oocyte में सेल डिवीजन आगे बढ़ रहा है और वो किसमें बदल रहा है? सेकेंडरी oocyte में। वो मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। और इस दौरान क्या हो रहा है? साइकिल के दिन भी आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हम जो है यहाँ कहीं चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पर एक प्राइमरी फॉलिकल किसमें डेवलप होने लग गई है? सेकेंडरी फॉलिकल में। बाकी ये सब क्या है? ये सब तो बाहर वाली तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी में डेवलप हो रही है। तो जो सेकेंडरी में डेवलप होती है उसको देख लेते हैं कैसे हो रही है। तो सपोज ये oocyte है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके ऊपर प्राइमरी एक मेम्ब्रेन, सॉरी ये देखो ये oocyte है, उसके ऊपर प्राइमरी एग मेम्ब्रेन ऑरेंज कलर की क्या है? जोना पेलुसिडा। और येलो लाइन क्या दिखा रही है आपको? प्राइमरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये जो सेल्स है ना, फॉलिकुलर सेल्स, ये तेजी से डिवाइड होने लगते हैं और बहुत सारी टिश्यू यहाँ बना लेते हैं। ये देखो कितनी सारी टिश्यू बना रहे हैं।
और ये जो इतनी सारी टिश्यू यहाँ पे बन रही है ना, फॉलिकुलर सेल्स इतनी सारी टिश्यू बना रहे हैं, इस टिश्यू को हम कहेंगे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ठीक है। अब क्या होता है, यहां इस मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा में एक साइजोजीनस कैविटी अपीयर होने लगती है। साइजोजीनस कैविटी मतलब समझते हो, कैविटी फॉर्म्ड बाय सेपरेशन ऑफ सेल्स। सेल्स साइड में हट रहे हैं, बीच में कैविटी बन रही है। समझ में आया साइजोजीनस कैविटी? सुना कभी नहीं सुना? जैसे भीड़ जा रही है या बारात जा रही है, सब लोग एक साथ चला चला, बीच में ना सब लोग साइड में हटो हटो हटो, ऐसे साइड में जाए, बीच में कैविटी बन जाए, इसमें डांस वांस कर रहे हैं लोग, ऐसा होता है ना। तो साइज लोग साइड में हट रहे हैं ताकि बीच में एक कैविटी बन जाए। चारों तरफ भीड़ है पर बीच में एक कैविटी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो वैसे ही क्या होता है, ये सेल्स ऐसे साइड में हटने लगते हैं, तो इनकी वजह से बीच में यहाँ एक कैविटी बनने लगती है। देखो ये साइजोजीनस कैविटी, इसको बोला जाता है एंट्रम। तो यहाँ पर एक कैविटी अपीयर होने लगती है, इस कैविटी का नाम क्या है? एंट्रम। एंट्रम अपीयर होने के साथ ही प्राइमरी फॉलिकल का नया नाम क्या हो जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल। तो अब ये प्राइमरी फॉलिकल नहीं है, अब ये क्या कहलाती है? सेकेंडरी फॉलिकल। ये सब हो कहां रहा है? ये बारात में नहीं, कहां हो रहा है? ये ओवेरी के इंटरस्टिशियल स्पेस में हो रहा है ना। हो रहा है कहां? कुछ लोग बारात में पहुंच गए है ना। तो ये ओवेरी के इंटरस्टिशियल स्पेस में हो रहा है ना ये सब। अच्छा, ओवेरी के इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब इस एंट्रम नाम की कैविटी में वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड अंदर आके भरने लगता है। यहां इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम क्या होता है? लिक्वर फॉलिक्यूलाई। और जैसे जैसे ये भरता जाता है, एंट्रम एनलार्ज होती जाती है। अब बताओ, अगर एंट्रम एनलार्ज होने लगेगी तो क्या होगा? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा एक पतली सी रिम की तरह रह जाएगी और एंट्रम बड़ी सी हो जाएगी बीच में। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो जब एंट्रम एनलार्ज हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल किस में बदल गई है? टर्शरी। तो मैं टर्शरी फॉलिकल इधर बनाता हूं। अब देखो टर्शरी फॉलिकल को देखो, जब एंट्रम एनलार्ज हो जाती है, तो इतने इनलार्ज हो गई है एंट्रम, और ऊसाइड जो है वो इसेंट्रिक होके एक तरफ पुश हो गया है। ये जैसे ये रहा ऊसाइड, और इस दौरान प्राइमरी ऊसाइड किस में बदल चुका है? सेकेंडरी ऊसाइड में। ये बात समझ में आ रही है? ये अब सेकेंडरी ऊसाइड है, और ये ऑरेंज लाइन इसकी जोना पेलोसिडा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंट्रम जो है वो एक रिम लाइक कैविटी बन के, मतलब एक मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा जो है वो एक रिम लाइक स्ट्रक्चर बन के रह गया है बस। और एंट्रम इतनी बड़ी हो गई, और एंट्रम में अंदर क्या भरा हुआ है बताओ? यहाँ लिक्वर फॉलिक्यूलाई, और ऊसाइड इसेंट्रिक होकर एक तरफ ऐसे पुश हो गया। ये देखो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये एक तरफ पुश हो रहा है, एंट्रम जो है वो एनलार्ज हो रही है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ। अभी क्या होता है कि जो ग्लैंडुलर सेल थे यहाँ, इस दौरान साइकिल के दिन आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 14वां दिन नहीं आया है ना। तो ग्लैंडुलर सेल थे ना यहाँ, वो भी जमा होने लगते हैं मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के बाहर। और मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के बाहर ग्लैंडुलर सेल जमा होकर कैप्सूल बनाने लगते हैं, थीका। थीका मतलब कैप्सूल। इसको हम कहते हैं थीका इंटरना। और जो एफएसएच गिर रहा था ना ओवेरी पे, वो एफएसएच अब इस थीका इंटरना के ऊपर गिरने लगता है। तो ये देखिए, ये है थीका इंटरना, और एफएसएच जो थीका इंटरना पे गिर रहा है, ओवेरी से आ रहा है ना एफएसएच,
वो थीका इंटरना पे गिर रहा है। इसके रिस्पॉन्स में थीका इंटरना से एक हार्मोन निकल रहा है। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन। इसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ ब्लड में ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ने लगा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनलार्ज हो गई है। अब इस दौरान एक ना फाइब्रस टिश्यू और जमा हो जाती है इसके बाहर। यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू भी थी ना अंदर, और एक और कैप्सूल बना लेती है। इसको कहा जाता है थीका एक्सटर्ना। तो एक और कैप्सूल जिसके बाहर बन जाता है ये वाला, ये कहलाता है थीका एक्सटर्ना। पर एस्ट्रोजन पास हो जाता है इसके थ्रू, और बाहर ब्लड कैपिलरीज हैं वो इसको एब्जॉर्व कर लेती, करती रहती। अभी एक चीज और होती है, ये जो तुम्हें मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के फॉलिकुलर सेल दिख रहे हैं, देखो ये ग्रीन ग्रीन क्या है? ये है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इसके ये वाले जो सेल है ना, जो सराउंड कर रहे हैं किसको? सेकेंडरी oocyte को। ये हाइलुरोनिक एसिड नाम की गोंद से आपस में चिपक चिपक के यहां पर एक और कवरिंग बना लेते हैं। ये कहलाती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा। देखो 3 एग मेम्ब्रेन होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। किसी भी जानवर में 2 होती हैं पर वैसे 3 होती हैं। oocyte ओवेरी ओविडक्ट। प्राइमरी oocyte सिक्रीट करता है, सेकेंडरी कौन सिक्रीट करता है? ओवेरी। और अगर सेकेंडरी सिक्रीट नहीं होती है तो टर्शरी सिक्रीट ओविडक्ट करता है। तो हमारे केस में तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सिक्रीट हो गए, तो टर्शरी नहीं होगी। तो यहाँ पे सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, ये जो ओवेरियन सेल, ये सेल कौन से सेल थे बताओ? ये ओवेरियन सेल थे ना ये। तो ओवेरियन सेल प्राइमरी oocyte ने खुद अपने चारों ओर सिक्रीट करी, सेकेंडरी ओवेरियन सेल इसके चारों तरफ सिक्रीट करते हैं, तो ये कहलाती है कोरोना रेडिएटा। तो इस वक्त हमारे पास क्या है यहाँ, ये देखिए, ये येलो लाइन जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है भाई? ये है हमारा सेकेंडरी oocyte। इसके ऊपर जो ऑरेंज कलर की ये है, ये क्या है? जोना पेलुसिडा। और उसके ऊपर जो रेड कलर वाली मेम्ब्रेन है, ये क्या है? कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पे आपको 3 एग मेम्ब्रेन दिखाई दे रही हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 एग मेम्ब्रेन दिखाई दे रही हैं सेकेंडरी oocyte के ऊपर, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, फीमेल गैमीट कौन है इस वक्त? सेकेंडरी oocyte, जो कहाँ अटका हुआ है? अपने मियोसिस 1 के प्रोफेस। ये सेकेंडरी oocyte और इसके ऊपर पाई जाने वाली 2 एग मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा प्लस कोरोना रेडिएटा, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? यही तो है, एग। इसी को हम एग कहते हैं। तो व्हाट इज एन एग? सेकेंडरी oocyte प्लस 2 एग मेम्ब्रेन्स। तो गैमीट कौन है? सेकेंडरी oocyte, और उसके ऊपर 2 एग मेम्ब्रेन्स और है, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एग कहते हैं। और जो ओव्यूलेशन है ना, वो एग का होता है, सिर्फ oocyte का नहीं। यानी ये oocyte अपने ऊपर की दोनों एग मेम्ब्रेन लेकर भागेगा ना ओवेरी से, ऐसे थोड़ी भाग जाएगा ऊपर से ऐसे चद्दर उधर ओढ़ के ऐसे भागेगा, 2 2 चद्दर ओढ़ के, कोई देख ना ले इसको ओवेरी छोड़ के भाग रहा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर 2 एग मेम्ब्रेन है जिनके साथ कूद के बाहर भागेगा ओवेरी से। कौन सी है 2 एग? जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। तो ये 2 एग मेम्ब्रेन, ये पूरा निकलेगा यहाँ से बाहर। ये बात समझ में आ रही? ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 के मेटाफेज में अटक चुका है ना। मियोसिस 2 स्टार्ट कर चुका है, पर कहाँ अटक चुका है? मेटाफेज में। और हम आप 14वें दिन के आसपास पहुंच गए हैं, ठीक है। और जब ये दोनों थीका वीका जम जाती ना इसके ऊपर, तो ये फॉलिकल पहली बार किसने ढूंढी थी? आरडी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने। इसलिए इसका नाम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। इस फॉलिकल को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? ईस्ट्रोजन। और उसके अंदर एग होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये बन चुकी है, 7वें 8वें 9वें दिन तक बन जाती है। और इस पर इससे क्या रिलीज होता है? ईस्ट्रोजन, जिसकी वजह से बॉडी में हर गुजरते दिन के साथ कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है? ईस्ट्रोजन का। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन फीमेल की बॉडी में क्या कर रहा है वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ oogenesis पे फोकस करेंगे, हार्मोन के रोल पे नहीं। तो ये ग्राफिन फॉलिकल बन गई, और ग्राफिन फॉलिकल ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती रहती है। तो साइकिल के फर्स्ट हाफ में आप देखिए यहाँ पे कौन से हार्मोन का लेवल हर गुजरते दिन के साथ बॉडी में बढ़ता चला जा रहा है? ईस्ट्रोजन का। 10वें 11वें दिन तक तो ऐसे ही होता रहता है,
ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता रहता है। फिर कुछ चेंजेस आते हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, जिनकी वजह से एफएसएच की जगह एक नया हार्मोन अब ओवेरी पे गिरने लगता है। इस नए हार्मोन का नाम है एलएच। एफएस तो गिर ही रहा है, लेकिन अब एक नया हार्मोन आ गया है और वो तेजी से पिट्यूटरी से निकलकर एलएच पे गिरने लगता है ओवेरी पे। क्या नाम है उसका? एलएच। एलएच जो है इसको हम ओव्यूलेशन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, एलएच को हम ओव्यूलेशन हार्मोन भी कहते हैं। अब एलएच गिर रहा है ग्राफिन फॉलिकल पे। जब एलएच ग्राफिन फॉलिकल पे गिरता है, ये ओव्यूलेशन हार्मोन है, तो ये ग्राफिन फॉलिकल के अंदर पाए जाने वाले अंडे को भड़का रहा है कि बाहर निकल, तुझे नहीं जाना एम्पुला में, वहां स्पर्म आएगा उससे मिलने, यहाँ का ओवेरी में बैठा हुआ है। तो ये अंडा जैसे जैसे एलएच गिर रहा है, 11वां 12वां 13वां 14वां, हर गुजरते दिन के साथ अब पता है क्या हो रहा है, इस फीमेल की बॉडी में एलएच का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। पहले एफएसएच बढ़ रहा था ना, अब क्या बढ़ रहा है? एलएच। क्यों बढ़ रहा है, रीजन सब बाद में बताऊंगा मैं, है ना। 14वें दिन ये लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि हम इसको कहेंगे एलएच सर्ज। और ये भड़क रहा है अंडा हर दिन, तो 14वें दिन ये लेवल इतना ज्यादा हो गया कि अभी अंडे के बर्दाश्त के बाहर। असल में होता क्या है पता है, ये एलएच जब गिरता है ना इस पे, ग्राफिन फॉलिकल पे, तो ये एंट्रम के अंदर जो लिक्वर फॉलिकुलाई है ना, उसके वॉल्यूम को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो एंट्रम के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। आपने कभी ऐसे बेर या फल देखे हैं जिनमें हवा भरी होती है और बीज होता है, बस उसको पीछे से दबाओ तो फट से एकदम बीज बाहर निकलता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्लांट्स में पढ़ा है आपने? वही तो हो रहा है, डिस्पर्सल ऑफ सीड जूलॉजी, वही होगा प्रेशर के साथ। प्रेशर, फ्रूट्स कैसे फूटते हैं, और नहीं पढ़ा? बॉटनी में पढ़ा होगा ना आपने, सीड डिस्पर्स होता है ना, फर्टिलाइजेशन तभी तो के बाद सीड का डिस्पर्सल होना भी बहुत जरूरी है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, ये अनफर्टिलाइज्ड है हालांकि, लेकिन क्या, अब वो बेर होता है उसमें हवा भरी होती है पीछे, उसको ऐसे दबाओ तो एकदम प्रेशर से फूट के निकलता है ना बाहर। तो अब क्या हो रहा है, एंट्रम में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, 10 11 12 13 14वें दिन एंट्रम में इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, और ये प्रेशर इस तरफ लग रहा है। ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के सेल्स हैं, कभी कभी इन पे भी क्वेश्चन आता है, ये वाले सेल, ये देखो, ये जो एग और एंट्रम के बीच में है, दिख रहे हैं आपको? ये जो सेल्स है ना, इन्हें कहा जाता है क्यूमुलस उफोरिकस। सीओ लिख दिया मैंने, क्यूमुलस उफोरिकस। ये धक्का मारेंगे इधर। और इस तरफ के जो सेल हैं, इन्हें कहा जाता है डिस्कस प्रोलिगेरस। तो ये सीओ और ये डीपी, ये नाम आपको मॉड्यूल में भी लिखे हुए मिल जाएंगे। तो क्यूमुलस उफोरिकस पे धक्का लग रहा है, किसका? एंट्रम के फ्लूइड का। और वो किसको धकेल रहा है? एग को। डिस्कस प्रोलिगेरस वाला हिस्सा जो है ये टूट जाएगा, और इधर से धक्का लगेगा ना, तो एग बाहर आएगा। इसे क्या बोलेंगे हम? ओव्यूलेशन। तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है ओवेरी के अंदर कि ये जो यहाँ पे ये तुम्हें दिख रही है ना, ये ग्राफिन फॉलिकल, ये फूट जाती है ऐसे, और अंडा इसमें से सीधा बाहर, कहां? सीलोम में। यहां तक कि ओवेरी की कवरिंग भी तोड़ दी देखो बाहर की। तो किसी किसी फीमेल को ना ओव्यूलेशन वाले दिन हल्का सा पेन भी होता है, तो आइडिया लग जाता है कि ओव्यूलेशन, हर किसी को हो जरूरी नहीं है, तो हल्का सा यहाँ लोअर रीजन में पेन होता है तो आइडिया लग जाता है ओव्यूलेशन हुआ। तो क्योंकि डैमेज हुई है ना ओवेरी, तो एग बहुत तेजी से यहाँ से बाहर निकला सीलोम में, फिम्ब्रिया ने कैच किया और कहाँ पहुंचा दिया? एम्पुला में। ये कहलाता है ओव्यूलेशन। तो भाई ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फूट गई, तो इसको मैं मतलब, टाइम हो गया क्या? बीच में अटक गया यार। अब तो ग्राफिन फॉलिकल, अभी सुनो, अभी अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, ये 5 मिनट है, सुनो। तो अब यहाँ देखो होता क्या है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होंगी कि नहीं होंगी, बोलो? होंगी ना यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो अंडा यहाँ से सब कुछ ऐसे तोड़ता फोड़ता हुआ वो बाहर निकलता है 14th डे, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो मैं इसको तोड़ दूं, मतलब इसी में बना देता हूँ। ये देखो, मिटा दूं इसको। यहाँ देखो, ये जो एग है ना, ये यहाँ से सीधा यूं निकला बाहर ऐसे, सब कुछ तोड़ता फोड़ता है। ये ग्राफिन फॉलिकल फूट गई देखो, और एग इसमें से निकल गया बाहर, कहाँ? सीलोम में पहुंच गया, वहां से कहां पहुंच गया? एम्पुला में। फूटी हुई ग्राफिन फॉलिकल, अब इसके अंदर का लिक्वर फॉलिकुलाई भी देखो बह गया सारा बाहर। अब फूटी हुई ग्राफियन फॉलिकल के जो ग्रेनुलोसा सेल हैं, उनमें अब एक येलो कलर का पिगमेंट जमा होने लगता है, जिसे कहा जाता है ल्यूटीन, जिसकी वजह से ये सेल अब कैसे होने लगते हैं? येलो येलो होने लगते हैं, इसलिए इनका नया नाम होता है ल्यूटीन सेल्स। ठीक है,
और जैसे शरीर में से आत्मा निकल जाए तो क्या बचेगी, सिर्फ देह बचेगी ना सिर्फ। तो ये जो ल्यूटीन सेल्स हैं, ये सिर्फ आत्मा, आत्मा यानी बीज तो निकल गया, अब क्या बचा है, कॉर्पस। कॉर्पस यानी बॉडी बची है। तो येलो बॉडी, ग्राफिन फॉलिकल का नया नाम होगा कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि येलो बॉडी। ल्यूटियो मतलब येलो होता है, पता है आपको, मैकुला ल्यूटिया याद आया, येलो स्पॉट आई में, येलो बॉडी ओवेरी में, बहुत फर्क है दोनों में, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और अब एलएच किसके ऊपर गिर रहा है, अब एलएच गिर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम के ल्यूटीन सेल्स पे, ठीक है, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम के ल्यूटीन सेल्स एक नया हार्मोन रिलीज करना शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो 14th डे फूटी हुई ग्राफिन फॉलिकल यानी कॉर्पस ल्यूटियम से एक नया हार्मोन निकलना शुरू होता है, जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। जब तक कॉर्पस ल्यूटियम पे एलएच गिरता रहेगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगी और क्या सिक्रीट करेगी, प्रोजेस्टेरॉन। जब इस पे एलएच गिरना बंद हो जाएगा तो ये मरने लगेगी, लेकिन तुरंत नहीं मर जाएगी, मरने में लगाएगी 5 दिन, मर जाएगी, सूख कर सिकुड़ जाएगी। लेकिन जब तक इस पे एलएच गिरता रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम पे जब तक एलएच गिरता रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगी और क्या सिक्रीट करेगी, प्रोजेस्टेरॉन। तो अभी एलएच गिरेगा इस पे। तो यहाँ 14th डे ओव्यूलेशन हो गया, फूट गई ग्राफिन फॉलिकल। फूटी हुई ग्राफिन फॉलिकल का नया नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम से एक नया हार्मोन ब्लड में रिलीज हो रहा है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और हर गुजरते दिन के साथ उस हार्मोन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। इधर एक चीज और बताता हूं, यहाँ पे अंडा सब कुछ तोड़ फोड़ के ऐसे निकला है ना, यहाँ से बाहर ऐसे निकला था ना, यहाँ से एक कैपिलरीज को भी तोड़ फोड़ के ऐसे निकल गया यहाँ से तेजी से बाहर। ये सब कैपिलरी आपस में बात कर रही है यहाँ, अबे यार वो क्या था जो एकदम से यहां से यूं निकल के गया, इसके टांग तोड़ दी, इसका हाथ तोड़ दिया, इसका मुंह तोड़ दिया, तो कैपिलरी एकदम निकला तेजी से प्रेशर से। तो कोई कैपिलरी बोले यार उधर से आया था कहीं उधर से, तो सारी कैपिलरी यहाँ पे खाली कैविटी है, ले चलो चलो देखें कहीं से। तो इसमें अंदर घुस रही है ऐसे, और अंदर घुसने के बाद इनको इतनी बड़ी कैविटी मिली, अरे तो घनी चौकी जगह लाग रही है अपना, ये तो इसमें ऐसे फैलती जा रही है ये, है ना, जैसे मिट्टी में जड़ें फैलती है ना, ऐसे ही इसमें फैल गई, देखो यही रहेंगे। और इस पूरे एरिया में इन्होंने एक सेंट्रल एरिया बना लिया फुल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है ल्यूटीन सेलों से क्या, प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन तो बाहर रिलीज हो रहा था, प्रोजेस्टेरॉन अंदर से भी एब्जॉर्ब कर रही है। तो ये सेंट्रल एरिया जो बना है ये कैपिलरीज के रप्चर होने के बाद बना है ना। व्हाट इज हेमरेज, रप्चरिंग ऑफ ए ब्लड वेसल एंड रिलीज ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमरेज। तो इस सेंट्रल एरिया का नया नाम क्या है, कॉर्पस हेमरेजिकम। तो कॉर्पस ल्यूटियम का ही सेंट्रल एरिया जो ओव्यूलेशन के बाद क्या कहलाने लगता है, कॉर्पस हेमरेजिकम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम। अब सुनो, ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम कंपेयर करते हैं। ग्राफिन फॉलिकल ओव्यूलेशन से पहले, कॉर्पस ल्यूटियम ओव्यूलेशन के बाद। ग्राफिन फॉलिकल क्या सिक्रीट करती है, ईस्ट्रोजन। कॉर्पस ल्यूटियम बोथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोथ, लेकिन ज्यादा क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन। ग्राफिन फॉलिकल एवास्कुलर है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं थी। कॉर्पस ल्यूटियम वैस्कुलर है। ग्राफिन फॉलिकल में एग था, कॉर्पस ल्यूटियम में एग नहीं है। बात समझ में आई। ग्राफिन फॉलिकल जिंदा रहती है पहले 14 दिन, मतलब टोटल लाइफ इतनी है। कॉर्पस ल्यूटियम जब तक उस पर एलएच गिरता रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगी। वो कितने दिन गिरेगा वो बाद में देखेंगे, है ना। तो अच्छा, ग्राफिन फॉलिकल अंदर वेस्कुलर नहीं थी, कॉर्पस ल्यूटियम से बढ़िया अंदर से भी प्रोजेस्टेरॉन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ग्राफिन फॉलिकल को भी वेस्कुलर कर देते तो अंदर से एस्ट्रोजन भी एब्जॉर्ब हो जाता अच्छे से। क्यों नहीं किया, उसमें एग है ना, वो हैप्लॉइड है, तो इम्यून सिस्टम से सेंसिटाइजेशन हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में। कॉर्पस ल्यूटियम में तो नहीं है, तो इसमें तो वेस्कुलरिटी डेवलप करी जा सकती है। तो ये हमें बीच में रोकना पड़ेगा। अभी हम मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पहुंचे, ओव्यूलेशन हो गया, ग्राफिन फॉलिकल किसमें बदल गई है, कॉर्पस ल्यूटियम में। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कब तक जिंदा रहेगी, क्या रहेगी। अगली क्लास में आप मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ के आ जाओ। आज और अगली क्लास, अगले 2 लेक्चर में मैं जो पढ़ाऊंगा ना, उसमें से कम 3 क्वेश्चन आएंगे नीट में। तो अगला लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका अगला भी।